ओम गण गणपते नमः। अपने इष्टदेव, गुरुजन, अपने मित्रजन और शुभेच्छुओं को नमन करते हुए वरुण एस्ट्रो सेंटर पे आपका स्वागत है। हम दैनिक पंचांग लेकर आए हैं। इसकी प्रस्तुति हम बराबर करते आए हैं पिछले दिनों से, और आपके सुझाव के अनुसार इस समय कुछ न कुछ बराबर नयापन ला रहे हैं और पंचांग को बेहतर प्रस्तुति करने के लिए हम कृत संकल्प हैं। तो चलिए, पंचांग में क्या क्या आज की प्रस्तुति है यह आपके से परिचय करा दें। तो सबसे पहले पंचांग के पांचों अंग जो होते हैं उनके बारे में पहली प्रस्तुति होगी है। दूसरी प्रस्तुति मुहूर्त, शुभ और अशुभ मुहूर्त से संबंधित है। तीसरी प्रस्तुति हमारी ग्रहों के गोचर की स्थिति है कि आज विभिन्न ग्रह कहां पर गोचर कर रहे हैं, किस नक्षत्र में है, उनका सार क्या है, आदि आदि। अगली प्रस्तुति हमारी जो चौथी प्रस्तुति है, ये जन्म नक्षत्र के अनुसार कैसे दिन होने के संकेत मिल रहे हैं। यह किसी भी व्यक्ति के चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं जन्म कुंडली में, उनके नक्षत्र के अनुसार और उनके नक्षत्र स्वामी के अनुसार यह दिन देखा जाता है। तो जो संकेत मिल रहे हैं, जिसे तारा बल भी बोलते हैं, वह यह प्रस्तुति है। अगली प्रस्तुति हमारी चौघड़िया ज्योतिष पर है। जो पिछले 4 अंग प्रस्तुति को से संबंध रखते हैं, या जो इनकी जानकारी है कि आज का दिन कैसा होगा, हमारे लिए कैसा दिन है, उनके लिए भी सूक्ष्म चौघड़िया किसी समय को करने के लिए कौन सा चौघड़िया उपयुक्त होगा, कौन सा काल उपयुक्त होगा, कौन सा अवधि उपयुक्त होगी, ये सारी चीज चौघड़िया ज्योतिष के अंतर्गत है। किंतु चौघड़िया ज्योतिष उसके लिए भी उपयोगी है जिनके पास अपना जन्म विवरण नहीं है, जन्म नक्षत्र नहीं है। वे नहीं देख सकते कि मेरा जन्म नक्षत्र कौन सा है, जन्म कुंडली नहीं बना है, तो ऐसी स्थिति में भी चौघड़िया ज्योतिष उपयोगी होता है। तो अगली प्रस्तुति जो नई प्रस्तुति है, वह भी लेकर के आपके सुझाव के अनुसार आए हैं कि अंक शास्त्र क्या संकेत कर रहे हैं आज के दिन के बारे में। यह आपके मूलांक से संबंधित है, जो कि जन्म तारीख के अंकों को जोड़कर एकल अंक बनाकर 1 से 9 तक किया है, उसे उसके अनुसार कैसे दिन रहने के संकेत हैं। तो ये हमारी प्रस्तुति है। मेरा प्रयास है कि सही डेटा के साथ आपके पास यह प्रस्तुत रहे, और बराबर प्रयास रह रहा है कि इसमें कुछ नयापन रहे, और आपका सुझाव इसमें बहुत कारगर होता है, बहुत काम कर रहा है। हम आपके सुझाव बराबर मिल रहे हैं, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। आप हमारे वीडियो को सुन रहे हैं, यह भी हमारे लिए गर्व की बात है, और इसलिए आपसे मेरा मनोबल बढ़ रहा है, और इसके कारण हम कुछ नया छोटा छोटा वीडियो लाने का प्रयास कर रहे हैं जो आपके लिए और उपयोगी हो सकता है। तो अंत में मैं यही कहता हूं कि आपका वीडियो, मेरा वीडियो आपको मिलते रहे, इसके लिए आप सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। ये आपके मित्रजन, परिजन और शुभेच्छु इनका लाभ से वो भी लाभान्वित हो सके इस प्रस्तुति से, इसके लिए उन्हें शेयर भी करें YouTube के लिंक को, और हमारे YouTube को लाइक करना न भूलें, जिससे कि हम थोड़ा मनोबल बढ़े, हमको शक्ति मिले, और हम इसमें और प्रस्तुति कर सकें, नया वीडियो ला सकें। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम देर न करते हुए अपने प्रस्तुति पर चलते हैं। अंत में भी यह इस पर बता देना चाहते हैं कि डेटा जो भी है
वह दृक पंचांग से लिया गया है स्थानीय पटना के समय के अनुसार। जन्म कुंडली सुबह 5 बजे का होता है और छवि जो है जहां भी है वह हमारे गूगल से लिया गया है। तो चलते हैं हम अपनी प्रस्तुति की ओर। 30 जनवरी 25 का पंचांग आपके समक्ष लेकर उपस्थित हूं। सूर्योदय 6:34 पर, सूर्यास्त 5:31 पर, दिशाशूल दक्षिण। माघ का शुक्ल पक्ष आरंभ हो चुका है और पंचांग के 5 अंक देखते हैं। वार गुरुवार, तिथि संध्या 4:10 तक प्रतिपदा, उसके बाद द्वितीया। नक्षत्र प्रातः 7:15 तक श्रवण, उसके बाद धनिष्ठा। योग संध्या 6:33 तक अशुभ है व्यतिपात, वहीं वरियान शुभ उसके बाद। करण संध्या 4:10 तक भव, उसके बाद बालव। ये रहा पंचांग के 5 अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त यदि देखते हैं तो अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:41 तक, ये शुभ मुहूर्त है। अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:41 से 12:25 तक। अमृत काल रात्रि 8:03 से 9:33 तक, कुछ देर के लिए। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:53 से 2:36 तक। गोधूली बेला संध्या 5:29 से 5:56 तक। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:37 से मध्य रात्रि 0:29 तक। अशुभ मुहूर्त में देखते हैं राहु काल दिन के 1:25 से 2:47 तक। गुलिक काल प्रातः 9:18 से 10:41 तक। यमगंड प्रातः 6:34 से 7:56 तक। वर्ज्य दिन के 11:01 से 12:31 तक और पंचक प्रातः 6:35 से कल सुबह 6:33 तक। ये रहा शुभ मुहूर्त, अशुभ और अशुभ मुहूर्त। अब ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखते हैं जो स्थानीय समय 5 बजे के अनुसार लिया गया है। तो ग्रहों की शक्ति अगर अंश के अनुसार देखा जाए तो सूर्य, बुध देव, बृहस्पति देव तथा राहु देव और केतु देव, ये फलदायी हैं, ये शक्तिशाली हैं अंश के अनुसार। वहीं अगर फलदायी हैं और अच्छे स्थान पे हैं, मित्र की राशि में बैठे हुए हैं, तो और उनकी शुभता बढ़ जाती है। वहीं कमजोर बाल्यावस्था में शुक्रदेव हैं, क्योंकि उनके का अंश 0 से 5 डिग्री से कम है। यद्यपि वे अपनी उच्च राशि में हैं, फिर भी उनकी शक्ति कम है, इसलिए थोड़ा सुफलदायी में समस्या है। रही बात कुछ ऐसे ग्रहों की जिनकी का अंश 20 डिग्री से ज़्यादा है, वे अपने, अगर उदाहरण के लिए चंद्रदेव का ही अंश देख लीजिए तो उनका 22 डिग्री है, तो उनके स्वभाव में कुछ परिवर्तन होगा, चूँकि ये ओल्ड एज में चल रहे हैं, तो थोड़ा सा स्वभाव में परिवर्तन है। मंगल यदि है तो उसके कारण भी है, और शनि देव भी उनका अंश ज़्यादा है, इसलिए जो है उनके स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन होगा। यदि अशुभ ग्रह का अंश 20 डिग्री से ज़्यादा होता है तो वे अपनी जो क्रूरता है, अशुभता है, वो जो थोड़ा छोड़ते हैं। तो इस प्रकार ग्रहों की शक्ति यदि हम राशि के अनुसार देखें तो मित्र राशि में कोई ग्रह नहीं है, शत्रु राशि में 3 ग्रह हैं, सम राशि में 5 ग्रह हैं, स्व राशि में 1 ग्रह है। और वहीं ग्रह के अनुसार देखें कि कितने ग्रहों का स्वामित्व मिला हुआ है, यानी कितने ग्रह किस राशि के स्वामी के राशि में है, किस ग्रह के राशि के जिनका जो वैसे ग्रह जिनका उनको राशि का अधिपत्य प्राप्त है, वैसी स्थिति क्या है। तो अगर देखते हैं तो शनि के राशि में सबसे ज़्यादा 4 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्रमा, बुधदेव तथा राहु।
सूर्य, चंद्रमा, बुध तथा शनि खुद। तो इस प्रकार 4 ग्रह जो है शनि की राशि में है, और वहीं बुध की राशि में 2 ग्रह, क्रमशः मंगल देव और केतु देव। बृहस्पति के नक्षत्र में 2 ग्रह, वे हैं शुक्रदेव और राहुदेव। तो इस प्रकार ग्रहों की शक्ति राशि के अनुसार स्पष्ट हुई। अगर नक्षत्र के अनुसार ग्रहों की स्थिति को देखते हैं तो अच्छा लग रहा है, अच्छी शुभता नजर आ रही है। मित्र नक्षत्र में 5 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 1 ग्रह, सम नक्षत्र में 2 ग्रह। इस तरह अच्छी स्थिति में 8 ग्रह हैं और 1 स्व नक्षत्र में है। इस प्रकार मित्र, सम और स्व नक्षत्र मिलाकर के 8 ग्रह होते हैं जो कि अच्छी स्थिति में है, अच्छे नक्षत्र में है। शुक्र, मंगल, राहु, बुध, केतु, ये 5 ग्रह शक्तिशाली भी हैं इस लिहाजे से कि उनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, इसलिए स्वतंत्र ग्रह होते हैं। इस प्रकार ग्रहों के स्थिति को अगर देखें तो बृहस्पति के नक्षत्र में सबसे ज़्यादा 3 ग्रह हैं, सूर्यदेव के नक्षत्र में 2 ग्रह हैं और चंद्रदेव के नक्षत्र में भी 3 ग्रह हैं। इस प्रकार 8 ग्रह इन 3 राशियों में है, 3 ग्रहों में के नक्षत्र में है। तो ये रहा आप पंचांग की स्थिति, मुहूर्त तथा ग्रहों के गोचर की स्थिति। हम आगे ले चलते हैं आपको नक्षत्र के अनुसार कैसे संकेत मिल रहे हैं आज के दिन के शुभता के। जन्म नक्षत्र के अनुसार कैसे दिन होने के संकेत मिल रहे हैं, यह जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उसके नक्षत्र स्वामी के अनुसार देखते हैं। 27 नक्षत्र हैं, 9 ग्रह हैं, इसलिए प्रत्येक ग्रह को 3-3 नक्षत्रों का स्वामित्व मिला हुआ है। और यदि नक्षत्र से गिनते हैं तो 9 नक्षत्रों के समूह को पहला, दूसरा सीधा पहला तो मिक्स्ड रिजल्ट देते हैं, सामान्य परिस्थिति रहती है। दूसरा नक्षत्र, चौथा नक्षत्र, छठा, 8वां और 9वां नक्षत्र शुभ फलदायी होते हैं जन्म नक्षत्र से। इसी तरह गणना हम आगे भी 10वां नक्षत्र से और 19वां नक्षत्र से करते हैं। तो और तीसरा, 5वां और 7वां नक्षत्र जो होता है वो पीड़ादायक होता है। और चूंकि चंद्रमा 7:15 तक श्रवण नक्षत्र में है, उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र में चले जाते हैं, इसलिए 2 भागों में कैसे दिन रहने की संभावना है प्रस्तुत कर रहे हैं। तो 7:15 के पूर्व यानी कल पूरी रात, कल का पूरा दिन जो था वही अभी 7:15 तक रहेगा। मंगल, राहु, शनि और केतु सूर्य के नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति के लिए शुभता के संकेत हैं। वहीं बृहस्पति, बुध और शुक्र के नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति के लिए थोड़ा सावधानी रहा था और आज सुबह 7:15 तक भी है। वहीं चंद्र के नक्षत्र में जन्मे जाते के लिए सामान्य दिन के संकेत मिले थे और 7:15 तक रहेगा। यदि 7:15 तक देखा जाए के बाद तो शुभता के संकेत जिस नक्षत्र स्वामियों से मिल रहे हैं वे हैं राहु, बृहस्पति, बुध, शुक्र, मंगल। यानी इन नक्षत्रों में जो जातक जन्म लिए होंगे न इन ग्रहों के नक्षत्र में, तो उनके लिए दिन शुभता के संकेत है। वहीं शनि, केतु, सूर्य से संबंधित
नक्षत्र में जो जन्मे होंगे जातक उनके लिए थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है, और मंगल के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए दिन सामान्य रहने की संभावना है। तो ये रही प्रस्तुति छोटी सी, जन्म नक्षत्र के अनुसार कैसा दिन है ताराबलम। आगे की प्रस्तुति चौघड़िया ज्योतिष पर है। चौघड़िया ज्योतिष में आपको ले जाने के पहले थोड़ा संक्षिप्त परिचय चौघड़िया ज्योतिष पर और इसकी उपयोगिता पर। हम विभिन्न कार्य के लिए मुहूर्त देखते हैं। उदाहरण स्वरूप सरकारी कार्य हो सकता है, यात्रा का उद्देश्य हो सकता है, शिक्षा हो सकता है, विद्या ग्रहण हो सकता है, कोई शुभ कार्य के लिए, धनोपार्जन आदि के लिए, विवाह आदि, अपने दुश्मन को परास्त करने के लिए आदि आदि। तो इस प्रकार सभी कार्यों के लिए अलग अलग ग्रहों से उनका संबंध जोड़ा जाता है और जोड़ा गया है। और हम सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिन के स्वामी अलग अलग ग्रह हैं। उदाहरण स्वरूप रविवार के लिए सूर्यदेव, सोमवार के लिए चंद्रदेव, मंगलवार के लिए मंगलदेव। इसी क्रम में 7वां दिन हम शनिवार को पहुंचते हैं, शनिदेव। किंतु अब प्रश्न उठता है कि चौघड़िया में जो समय होता है, जो काल होता है, वह कैसे बांटा जाता है। तो विभिन्न कालों को की अवधि को विभिन्न चौघड़िया से उसको दर्शाया जाता है, और हर चौघड़िया के लिए अलग अलग वार के स्वामी उनसे संबद्ध होते हैं। दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक 8 चौघड़िया होता है, और रात्रि सूर्यास्त से सूर्योदय तक 8 चौघड़िया, किंतु दिन तो 7 ही है। तो इसलिए उसमें जो आरंभ का चौघड़िया होता है, चाहे दिन का या रात्रि का, वही दिन या रात्रि का के अंतिम का चौघड़िया वही होता है। इस प्रकार अगर कहा जाए कि हर चौघड़िया किसी न किसी कार्य के लिए उपयुक्त होता है, और हम नक्षत्र के अनुसार अगर देख लिए कि दिन शुभ है, तो उस चौघड़िया को जब अपने काम के लिए उस समय को अगर यदि प्रयोग में लाते हैं तो शुभता बढ़ जाती है। वहीं दिन अगर हमारा आज अच्छा संकेत नहीं मिल रहा है तो अशुभ चौघड़िया में हम थोड़ा सावधानी ज़्यादा रखेंगे। तो ये रहा चौघड़िया ज्योतिष का संक्षिप्त परिचय। दिन के चौघड़िया पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ अधिव्याप्त स्थिति होती है, और वह व्याप्त स्थिति वार वेला, काल वेला आदि से ग्रसित जब भी होता है कोई चौघड़िया, तो उस चौघड़िया को उपयोग में नहीं लाने की सलाह दी जाती है। रात्रि का काल रात्रि जो बेला होता है, उस चौघड़िया को भी उपयोग में नहीं लाना चाहिए। तो ये छोटी सी संक्षिप्त परिचय चौघड़िया ज्योतिष पर। अब हम आपको ले चलते हैं चौघड़िया ज्योतिष का मुख्य प्रस्तुति पर। हमारी प्रस्तुति चौघड़िया ज्योतिष की। यह एक प्रकार का शुभ अशुभ मुहूर्त को दर्शाता है, समय को दर्शाता है, और ये एक दिन में सुबह से शाम तक, यानी सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुल 8 चौघड़िया होते हैं, और प्रत्येक चौघड़िया को एक वार से संयुक्त किया गया है। यानी कुल 7 वार हुए, 7 दिन हुए सप्ताह के। तो सूर्योदय से लेकर 7 चौघड़िया जो बनते हैं, उनको एक एक दिन का जो स्वामी हैं, दिन के स्वामी, उदाहरण के लिए रविवार का सूर्य, सोमवार के चंद्रमा, इसी तरह से।
तो उनका चौघड़िया आता है, और जो प्रातः जो चौघड़िया आता है वही चौघड़िया सूर्यास्त के समय उसकी पुनरावृत्ति होती है। वही स्थिति रात्रि के चौघड़िया के है। 8 चौघड़िया जो संध्या के समय सूर्यास्त के बाद यानी रात ढलने पर जो पहला चौघड़िया होता है वही चौघड़िया सुबह भोर फटने पर होता है। और हमने पिछली वीडियो में, पिछली प्रस्तुति में अपना बताया है कि हर कार्य को करने के लिए कोई न कोई ग्रह से संबंध है, और चौघड़िया का भी ग्रह से संबंध है। इसलिए सभी चौघड़िया को, हर कार्य को करने के लिए कोई न कोई चौघड़िया उपयुक्त होता है। और इसी की को प्रयोग में लाकर, इस शुभ काल को प्रयोग में लाकर हम अपनी शुभता जो हमारी है उसको बढ़ाते हैं, यह अपना प्रयास करते हैं कि वो शुभ फल मेरा हम लोगों का और शुभता लेकर आया। तो ये चौघड़िया तो रहा। और दिन की शुरुआत चूँकि आज की गुरुवार से है, इसलिए चौघड़िया शुभ से शुरू हो रहा है और समाप्ति भी शुभ से हो रहा है। चौघड़िया का जब भी उपयोग हम जन्म नक्षत्र के अनुसार, अगर दिन अच्छा है और चौघड़िया मेरा भी अच्छा है तो हम उसको प्रयोग में ले आते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे जातक भी हो सकते हैं जिनका जन्म नक्षत्र नहीं मालूम है, तो उनके लिए भी चौघड़िया उपयोगी होता है। वो केवल चौघड़िया को देख करके ही आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जब भी चौघड़िया को देखेंगे तो यह सुनिश्चित कर लेंगे, करना चाहिए हम लोगों को, कि कहीं कोई भी चौघड़िया कोई अशुभ स्थिति में नहीं है, अशुभ स्थिति से अधिव्याप्त भी नहीं है। उदाहरण स्वरूप यदि आज का चौघड़िया को देखें तो 9:19 सुबह में से 10:41 तक उद्वेग है, यानी सूर्य का चौघड़िया आता है और वह काल वेला से ग्रसित है। वहीं लाभ चौघड़िया जो बुध का होता है वह भी राहु काल से ग्रसित है। तो इस प्रकार रात्रि के भोर के 3:18 से 4:56 तक शुभ चौघड़िया जरूर है, लेकिन वह काल रात्रि से ग्रसित है। इसलिए इन चौघड़िया जहाँ भी ग्रसित होते हैं उस चौघड़िया का उपयोग नहीं लाते हैं, ताकि हमारी शुभता, जो शुभ फल है वो कहीं कम नहीं हो, या शुभ फल हो यदि है तो कहीं बढ़ न जाए। तो ये इन्हीं शब्दों के साथ चौघड़िया ज्योतिष की प्रस्तुति समाप्त हुई। हमारा अगली प्रस्तुति अंक शास्त्र के अनुसार कैसे दिन रहने की संभावना है। तो चलते हैं अगली प्रस्तुति पर। अंक शास्त्र के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है, इसे हम जन्म तिथि के अनुसार देखते हैं। जन्म तिथि जब 2 अंकों का हो, जब 1 अंक का है तब तो कोई अब ये मूलांक वही होगा, लेकिन 2 अंकों का है यदि, तो उन अंकों को जोड़कर एकल अंक बना लेंगे, जिसे कहते हैं सिंगल डिजिट, 1 अंक का संख्या बना लेंगे और वही मूलांक होता है। तो जिन जातक का मूलांक 1 है, यानी 1-10-19-28 को जिनका जन्म हुआ है, उनके लिए दिन सामान्य रहने की संभावना है। वहीं वैसे जातक जिनका जन्म मूलांक 2 होता है, यानी 2-11-20-29 तारीख को जन्मे हों, उनके लिए दिन थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। वहीं बृहस्पति जिनके स्वामी हैं, जिस अंक के 3 जिनके मूलांक हैं, यानी 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख को जिनका जन्म हुआ है, उनके लिए भी
थोड़ी सावधानी ज़रूरी है, अच्छा नहीं है। लेकिन 4 तारीख का जो मूलांक है उनके लिए थोड़ा ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि 4 का 4 से टक्कर है। तो 4 अंक जिनका मूलांक है, 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख और 31 तारीख को जिनका जन्म है, उन्हें थोड़ा ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। बुध जिनके स्वामी बनते हैं, यानी 5 जिनका अंक है, मूलांक है उनका, यानी 5, 14, 23 तारीख को जिनको जन्म है, उनके लिए दिन सामान्य रहने की ज़रूरत है, रहने की संभावना है। वहीं 6 जिनका मूलांक है, यानी शुक्रदेव जिनके स्वामी हैं और उनका जिनका जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, उनके लिए दिन उत्तमता के संकेत हैं। 8 जिनका मूलांक है, उनके शनिदेव स्वामी बनते हैं और 8, 17, 26 को इनका जन्म तिथि होना चाहिए, उनके लिए सावधानी ज़रूरत है। वो 9 जिनका मूलांक बनता है, जिनके स्वामी मंगल देव बनते हैं, जिनका यानी जिनका जन्म 9, 18, 27 तारीख को हुआ होगा, उन्हें भी थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। तो ये रही हमारी प्रस्तुति। आशा करते हैं कि यह आपको पसंद आया होगा और यह आपके लिए उपयोगी भी होगा। हम इसी तरह की प्रस्तुति नित्य लाएंगे और कुछ न कुछ इसमें सुधार जहाँ भी हो सकता है वह लाएंगे। आपसे अनुरोध है कि आप सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जाकर दें और वीडियो को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो को शेयर भी करें, यूट्यूब के वीडियो को, ताकि इसका लाभ सभी आपके मित्रजन, शुभेच्छु तथा परिजन को मिल सके। और अंत में छोटी सी अपील, वीडियो को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओम नमो नारायण।